हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट को हम आज स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक का कोड क्या है। तो बुक का हमारा कोड है BPAG 172 और बुक का नाम है हमारा गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस, यानी कि शासन मुद्दे और चुनौतियाँ। यानी कि कोई भी देश होता है तो उसमें शासन व्यवस्था होती है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर समझाने से पहले ये जो हमारा टॉपिक है यानी कि गवर्नेंस, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। देन हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, बिकॉज ये बेसिक चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इसकी मीनिंग आपको समझा दे रही हूँ कि गवर्नेंस जो है आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, गवर्नेंस जो होता है, तो देखिए गवर्नेंस जो होता है वो किसी संगठन या समाज के भीतर डिसीजन लेने और लागू करने की एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस होता है। इसमें किसी संगठन या समाज के कामकाज को निर्देशित करने के लिए निर्णय लेना यानी कि डिसीजन लेना या फिर उसको लागू करना, नई चीज़ों को बनाना, ये सब चीज़ें शामिल होती है। अब मैं एक और पॉइंट आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा देती हूँ। देखिए, कोई भी देश जो है वहाँ पर गवर्नेंस, वहाँ पर सरकार क्यों लागू की जाती है, यानी कि वो जो सरकार है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से बनाए, उसमें अच्छे नियम लागू करे, अपने रूल को ऐसे लगाए कि वो सबके हित में हो, यानी कि वो जनता के हित में हो और वो देश जो है वो प्रोग्रेस करे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने रेडी किया है ये आपके बुक से और प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हैं, रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैंने लिया कि मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है गाइज, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली इसको देख के पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी आप रेडी कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी, यानी कि वैश्वीकरण और नागरिक समाज जो है उसके बीच संबंध की व्याख्या आपको करनी है। तो अब हम आंसर को देख लेते हैं कि ये जो है ये किस तरह से है। तो दोनों जो चीज़ें हैं यानी कि ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी जो है, वो दोनों चीज़ें जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम एक एक पॉइंट के थ्रू समझेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी है क्या। फिर हम एक एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको समझा दूं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, ये जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो शब्द है ना, ये डिस्क्राइब करता है वृद्धि को और एक तरह से प्रोग्रेस को। ये जो चीज़ है, एक पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक तरह से इकोनॉमिक, कल्चर और पॉपुलेशन जो चीज़ें हैं, कितनी टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करी है और हम किस तरह से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए ग्लोबलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। तो देखिए, सिविल सोसाइटी जो होता है यानी कि नागरिक समाज, इसमें एक तरह से गैर जो सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो भी इंस्टीट्यूशन यानी कि एक तरह से डिफरेंट टाइप की जो संस्थाएं होती है, उनमें विभिन्न प्रकार के यानी कि बहुत ही वेरियस में डिफरेंट टाइप के जो उनका जो कल्चर होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, उनका जो धर्म होता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसमें जितने भी एक तरह से नागरिक होते हैं ना, उनके हित के बारे में सोचा जाता है और उनके लिए जो एक तरह से सही निर्णय है, उनके हित के लिए जो चीज़ें हैं उसको लागू किया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें डिफरेंट टाइप की संस्थाएं होती है, धर्म होता है, कल्चर होता है, ये सब चीज़ें शामिल होती है और नागरिकों के हित के लिए जो कानून लागू किया जाता है उससे आप बोल सकते हैं। अब आई होप मैंने आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से समझा दिया। अब हम एक एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो कि है हमारा हाउ ग्लोबलाइजेशन एम्पावर सिविल सोसाइटी। पहला जो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो कि है इंक्रीज कनेक्टिविटी,
यानी कि देखिए अभी के टाइम में आपको खुद ही पता है कि अभी जो है पूरे वर्ल्ड से हम कनेक्ट है, हम हर चीज़ को जान सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये जो सिविल सोसाइटी है ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है अभी के टाइम में। अब देखिए ये मैटर नहीं करता आप किस धर्म के हैं, कहाँ रहते हैं, आप अपने टैलेंट को या फिर आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो पावर है या फिर ये जो बेनिफिट है ये हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मिल रही है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरह से सिविल सोसाइटी के लिए एक तरह से ये पावर का काम कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं तो अगला जो पॉइंट है जिसे हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये भी जो है जैसे कि राइज ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, यानी कि वैश्वीय नागरिक समाज का उदय कैसे हुआ। तो ये भी चीज़ें जो है एक तरह से कनेक्टेड है और इसका भी विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे NGO है जो कि इस मूवमेंट को चलाते हैं। यानी कि सिंपली आप सोच सकते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि जिनको एक तरह से एजुकेशन नहीं है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, तो उनसे ये लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और एक तरह से इनके ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इन्हें आइडिया शेयर करते हैं, इनको एक तरह से पावरफुल बनाते हैं और ऐसे लोगों से इनको कनेक्ट कराते हैं जिनसे इनका विकास हो और इनका एक तरह से काफ़ी ग्रोथ हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी एक तरह से इससे कनेक्ट है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड वॉइस। अब देखिए इसका मीनिंग सबसे पहले मैं आपको समझा दूं तो देखिए जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं ना, एक तरह से जो दबे वर्ग के लोग होते हैं, आप एक तरह से आदि मानव बोल सकते हैं, या ऐसा समाज जहाँ पर किसी चीज़ की सुविधा नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड है पर उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये जो वॉइस है यानी ये इनकी आवाज़ जो है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लिए एक तरह से हम न्याय कर सकते हैं, अवेयरनेस हम फैला सकते हैं और उन लोगों के लिए जो उनका अधिकार है उसको हम उनके तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब सिंपली आप सोचिए ना, अभी इंटरनेट का ज़माना है ना, हम जो चीज़ चाहे वो कर सकते हैं अभी के टाइम में। किसी को भी अगर हमें नीचा दिखाना है, अगर वो अपनी सच्चाई को छुपा के रखता है, तो हम बहुत सारे सोर्सेस है, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और हम पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जो अभी हमारे लिए सुविधा हो गई है, तो इससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं तो अगला जो पॉइंट है जिससे आपको कवर करना है इसमें वो है चैलेंजेस पोस्ट बाय ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है ये कभी कभी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू का चीज़ बन जाती है। जैसे पहला जो पॉइंट दिया गया आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट पावर। अब ये जो पावर है एक तरह से सम टाइम गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि सम टाइम जो है ये पावर जो है पूरे वर्ल्ड तक पहुंच जाती है, जिसके चलते इनको स्ट्रगल हो जाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है देश में, तो ये जो है इसकी आवाज़ हम उठा सकते हैं और इसकी आवाज़ हम इंटरनेशनल तक पहुंचा सकते हैं और इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो ये सब इसके लिए चैलेंजेस हो जाते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जो कि इसमें इसके लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है वो है हमारा अनइवन इम्पैक्ट, यानी कि असमान प्रभाव। अब ये एक तरह से बेनिफिट भी होता है सम टाइम, एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, और ये गवर्नमेंट के लिए इशू बन जाता है, बिकॉज इसमें आपको सभी के इशू, सबके प्रॉब्लम जो है आपको सुनने पड़ते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो है हमें अभी के टाइम में ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो अभी के प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा नेशनल सॉवरेनिटी, यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता। तो ये जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, अभी मैं आपको छोटा करके समझा देती हूँ, बिकॉज ये टॉपिक अगर समझाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना, जिनका राष्ट्रीय संप्रभुता जो है वो एक तरह से इसका उल्लंघन करती है ना, यानी कि इसके नियम को नहीं मानती है, तो सरकार उसका समाधान करने में अनुचित हो सकती है। और एक तरह से इसमें जो नागरिक है ना, उनके तनाव को, उनके इशू को निपटाने की कोशिश की जाती है। अब इसी चीज़ को मैं अगर आपको समराइज करके छोटे वे में अगर समझाऊं, जो भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से सिविल सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम भी लाती है, तो एक तरह से उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी लाती है। सम टाइम ये इनके प्रॉब्लम को बहुत कम कर देती है, इनके लिए अवेयरनेस लाती है, इनके लिए नए नियम लाती
आती है जो इनके लिए बेनिफिट हो और एक तरह से इनको काफ़ी हेल्प करती है, पर सम टाइम ये जो चीज़ें हैं वो इनके लिए चैलेंज भी ला देती है, यानी कि परेशानी भी ला देती है। तो दोनों चीज़ें इसमें मिक्सिंग है। अभी आपके ऊपर है कि कैसे आप इसका यूज़ कर रहे हैं ना। एक तरह से बेनिफिशियल भी है तो सम टाइम ये एक तरह से प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, इसको एक एक चैप्टर में हमें कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा शॉर्टली समझाना पड़ रहा है। अब हम आगे आते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी हुआ है। तो इसमें आपको करना है कि इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम मीडिया प्ले अ पैटिनेट रोल इन गवर्नेंस गवर्नमेंट, यानी कि अभी के टाइम में, यानी कि समकालीन जो समय है ना, इसमें ये जो मीडिया का यानी कि हमारा यानी कि जो गवर्नेंस है उसमें मीडिया का क्या रोल है। यानी कि अभी के टाइम में आप देख सकते हैं मीडिया मीन्स न्यूज़ जो रिपोर्टर होते हैं उनका क्या रोल है। स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट बनती है, कोई सरकार बनती है किसी भी प्लेस की, तो उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो उसी को हम जानेंगे, उस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो आंसर के थ्रू इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो ये आप कर लेंगे बिकॉज ये इतना टफ नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि ये एक तरह से कैसे रोल अपना निभाती है। तो पहला जो पॉइंट है, यानी कि आप रोल बोल सकते हैं मीडिया का स्पेशली गवर्नेंस में, तो वो है हमारा वॉच डॉग, यानी कि निगरानी करता। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि वॉच डॉग यानी कि किसी भी चीज़ की निगरानी करना। तो सिंपली अब आप देख सकते हैं कि अभी का जो टाइम है आज़ादी का है, हर किसी के पास आज़ादी है, तो स्पेशली मीडिया के पास तो काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। तो ये जो है किसी भी चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि मीडिया जो है उसको अच्छे से मजा चखा सकती है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें भी जो है गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा अगर कभी टाइम आया जबकि उनकी सारी सच्चाई खोल दी जा सकती, तो इनको डर भी होता है क्योंकि उन पर निगरानी रख सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जो कि आपको पता ही है अभी के मीडिया में हमें देखने को मिलती है। कुछ तो सरकार ऐसी होती है जो कि मीडिया को ही खरीद लेती है और अपने अकॉर्डिंग जो वो बोलते हैं वही चीज़ वो न्यूज़ में दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला जो रोल होता है मीडिया का वो है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, यानी कि कोई भी नया पुराना कुछ भी आप बोल सकते हो, वो जो है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यानी कि क्या चीज़ें होने वाली है, कौन से गवर्नमेंट आने वाले हैं, क्या वोट है, क्या है प्रॉब्लम है, हर चीज़ को एक तरह से दिखा देते हैं पब्लिक को। तो सम टाइम ये काफ़ी अच्छी भी होती है कि हमें जानकारी मिल जाती है मीडिया के थ्रू, पर सम टाइम ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है और लोगों को मिसगाइड कर देता है। अब ये बहुत बड़ा इशू है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसको मैं नीचे आपको थोड़ा और डिटेल में समझा रही हूँ। तो अभी आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि ये जो है पब्लिक को इन्फॉर्म भी करती है, यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन भी देती है। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है या फिर रोल है वो है सेटिंग द एजेंडा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मीडिया के थ्रू अभी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट है उनकी जो एक तरह से पॉलिटिकल जो गेम खेलते हैं, तो वो अपने अपने एजेंडा को एक तरह से मीडिया में वो दिखाते हैं और उसी चीज़ों को लोगों को फोर्स करते हैं मानने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो बुरा कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को लोगों को, यानी कि जो आम पब्लिक है, उसको मनवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं एक टूल होता है, जो कि वो लोग मनवाते हैं अपनी बातों को और अपने एजेंडा को वो स्थापित करते हैं उसमें, और लोगों को एक तरह से नुकसान भी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। बिकॉज आप मीडिया, यानी कि कुछ लोग मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, तो उनको लगता है कि वो हर चीज़ सही दिखाते हैं, जबकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मिसगाइड होती है, फिर भी लोग मान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ें सही है। तो ऐसे करके कुछ गवर्नमेंट जो है, कुछ पार्टियां जो है वो अपना काम निकाल लेती है और बेचारे जो नॉर्मल जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ भी बना दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फैसिलिटिंग पब्लिक इंगेजमेंट, यानी कि जन जो सहभागी है ना, यानी कि ऐसे लोग जिनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, तो ये जो मीडिया है ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है जो कि ऐसे इशू पे उन्हें बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देता है और एक तरह से उन्हें लाइफ में टू मच ग्रो और अपनी बातों को कैसे रखना है, किसी भी टॉपिक को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें सिखाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये समटाइम गुड भी है, तो ये एक तरह से अच्छा भी है और ख़राब भी है। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं।
अब हम आगे देखते हैं तो आगे जो पॉइंट दिया गया है चैलेंजेस टू कंसीडर, यानी कि ऐसी चुनौतियां जो कि हमारे विचारों को एक तरह से गलत वे में प्रेजेंट करती है या फिर इसको मिसगाइड करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है या चैलेंजेस आप बोल सकते हैं जो कि है मीडिया बाइस। तो ये जो है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अभी के मीडिया में हमें देखने को मिलती है। तो जो पार्टी जिस मीडिया को खरीद लेती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कराती है, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगी और चाहे वो गलत हो या सही हो अपने एजेंडा को वो फैलाने की कोशिश करेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से प्रॉब्लम या फिर एक चैलेंजेस फेस करते हैं लोग। तो ये भी चीज़ें जो है आप अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जो कि अभी चुनाव का टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें मीडिया में देखने को मिलती है, जो कि है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। यानी कि सिंपली देखिए मीडिया का काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, को मिस इन्फॉर्मेशन देती है जो कि गलत बात है ना। तो ये भी चीज़ें जो है जो भोले वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। उनके लिए लगता है कि नहीं ये सब सही है, कि मीडिया जो दिखा रही है वो सही है, उनका दिमाग जो है वो डाइवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो अभी के टाइम में आप देख सकते हैं मोस्टली जो लोग हैं जो कि इन सब चीज़ में नहीं पढ़ते हैं और वो कहा सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको अच्छे से रिसर्च करते हैं, देन मीडिया की बातों को मानते हैं। तो इसको हम अब संक्षेप में यानी कि इसको हम छोटा वे में अगर समझते हैं तो सिंपल है कि अभी के टाइम में कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसको एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो कि एक अच्छे गवर्नमेंट को प्रमोट करे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए क्या हित में है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों की वो परवाह करे और ऐसे वो नॉलेज को प्रोवाइड करे, अच्छी चीज़ों को लोगों को बताए, जिससे जो है समाज अच्छा बने और लोगों में अच्छी चीज़ें फैले। तो ऐसे मीडिया की ज़रूरत है, बट सम टाइम ये मिसगाइड हो जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस, यानी कि शासन में जो गैर राज होते हैं ना, यानी कि शासन में जो गैर राज के जो अभिनेता होते हैं ना, लाइक आप एक तरह से लीडर बोल सकते हैं, उनकी जो भूमिका है उसका आपको परीक्षण करना है सिंपली। अब ये क्या है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्या रोल है उसको भी हम जानेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि ये जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं जिन्हें हिंदी में हम लोग बोलते हैं गैर राज अभिनेता, तो ये क्या होते हैं इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, देन इसके रोल भी हम एक एक करके समझेंगे। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये जो होते हैं नॉन स्टेट जो अभिनेता होते हैं या एक्टर्स आप बोल सकते हैं, ये ऐसे एक व्यक्ति या संगठन होते हैं जिनका इम्पोर्टेंट जो है राजनीतिक में प्रभावित होता है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यह किसी भी विशेष देश या राज्य से इनका संबंध नहीं होता। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, पर इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है राजनीति के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब इनके रोल जो दिए गए हैं एक एक करके हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला जो अगर हम लोग इसका रोल देखें, ये जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं तो इनका जो एक तरह से आप लिख सकते हैं कि सर्विस डिलीवर, यानी कि सेवा वितरण आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेट जो एक्टर होते हैं और इनके एनजीओ होते हैं, यानी इनका ऐसा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनका जो रोल होता है स्पेशली एक कम्युनिटी ये लोग ऐसा बनाते हैं जिसमें ये बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में ये हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं और साथ में ह्यूमैनिटी या फिर मानवता को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये उन एरिया में भी पहुंचते हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है पहुंचने में काफ़ी स्ट्रगल करता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी कि सर्विस को डिलीवर करते हैं। अगला जो इनका रोल है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि है एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, यानी कि वकालत और नीतिगत प्रभाव। अब ये किस तरह से हेल्प करती है लोगों के लिए और ये रोल क्या काम करता है। तो देखिए इसमें जो एक ग्रुप होता है ना, वो एक तरह से जो समाज में जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो अवेयरनेस है लोगों में कैसे पहुंचाई जाए चीज़ों को लेकर, हर चीज़ के फील्ड,
चाहे वो हेल्थ का हो या कोई भी फील्ड का हो, तो यहाँ पर ये हेल्प करते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनकी हेल्प करते हैं जो कि अपना खुद का डिसीज़न नहीं ले सकते हैं या फिर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। साथ में लोगों में अवेयरनेस लाते हैं और एक तरह से इन्वायरमेंट का संरक्षण भी ये करते हैं, और साथ में जो ह्यूमन जो राइट्स है यानी कि मानव अधिकार जो है उसके लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं और इनके लिए वकालत भी करते हैं। तो ऐसे भी इनका रोल होता है समाज में। आगे जो इनका रोल दिया गया है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि है हमारा एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज शेयरिंग, यानी कि जो लोगों की एक्सपर्टीज़ है या फिर जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इनकी जो थिंकिंग होती है एक तरह से ऐसे इंस्टीट्यूशन में या फिर यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पर वैल्यूबल जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो आम जनता तक पहुँचाना और एक तरह से उसको प्रोग्रेस करना, यानी कि लोगों की भलाई करना, ऐसे आप बोल सकते हैं। लोगों के अंदर ऐसे डिसीज़न को लेना या फिर ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करना जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और साथ में गवर्नमेंट को भी एक तरह से सोचने पे मजबूर करना और उनके लिए जो चैलेंजेस है उसको कम करना। लोगों के लिए स्पेशली ये काम करता है, जो ऐसी जनता है जिनके पास नॉलेज नहीं है किसी फील्ड का, वहाँ पर ये नॉलेज को शेयरिंग करते हैं। पहला जो इनका रोल दिया गया है वो है हमारा प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि ऐसी चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना, ऐसे लोग जो है वो भाग ले सके जो कि एक तरह से समाज के लिए अच्छा विकास कर सकते हैं और एक तरह से वो एक तरह से एजुकेट हो सकते हैं, उनको अच्छी नॉलेज देना। यानी कि सिंपल वे में अगर हम लोग समझे तो ये लोगों को पब्लिक स्पीकिंग हो गया या फिर एक ऐसी कमेटी को बनाने में प्रोत्साहित करते हैं जो कि लोगों की भलाई कर सकते। अब आगे कुछ और हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन को समझने में और इजी हो जाएगा। जैसे कि चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, यानी कि कुछ ऐसी चुनौतियां या विचार ये जो हमारे नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहला जो इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है या फिर इनको सोच विचार करके काम करना पड़ता है वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी। यानी कि देखिए ये नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह नहीं होते हैं कि कुछ गलती करने पे उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है और इनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कुछ गलती करते हैं तो वहाँ पर इनको जवाब देना पड़ता है और उसके लिए इनको एक तरह से सही से काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इनको अगर कुछ इश्यू होता है, कुछ गलत करते हैं तो वहाँ पर इनको ये जवाब देना पड़ता है। अगला जो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है वो है अनइक्वल इन्फ्लुएंस, यानी कि असमानता आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट से थोड़े से तो अलग होते ही हैं, इसके चलते इनका जो पावर है वो समटाइम जो है लोगों पर नहीं होता है और एक तरह से इनमें जो एनजीओ होते हैं वो एक तरह से इनका जो काम होता है वो ग्रुप के थ्रू ही होता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं और इसको आप और डिटेल में भी समझ सकते हैं यहाँ। अगला जो चैलेंजेस दिया गया है वो है हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंपल वे में राज्य का दमन। तो कुछ देशों में सरकार जो है इन तरह के जो एक्टर्स हैं इनकी गतिविधियों का दमन कर सकती है, यानी कि इनको तोड़ भी सकती है। खास तौर पर उन लोगों को जो कि इनकी जो नीतियाँ है ना, उनका ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, इनमें शासन में जो पॉजिटिव जो इनका योगदान है उसको भी एक तरह से बाधा उत्पन्न कर सकती है अगर कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा संक्षेप करके यानी कि थोड़ा सा शॉर्टली समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर जितना कुछ डिस्कस किया नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो मिला जुला कर अगर हम लोग बोले तो इनका जो रोल होता है गैर सरकार जो है इनका समकालीन में बहुआयामी जो भूमिका निकाल, यानी ये काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका होती है डिफरेंट क्षेत्र में। जैसे कि एक तरह से ये सर्विस अच्छा देते हैं, जैसे कि ये डिलीवरी सर्विस देते हैं, एडवोकेटिंग फॉर चैलेंजेस करते हैं, एक तरह से प्रमोटिंग भी करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर बात किया। अगला जो चैलेंजेस दिया गया है वो है हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंपल वे में राज्य का दमन। तो कुछ देशों में सरकार जो है इन तरह के जो एक्टर्स हैं इनकी गतिविधियों का दमन कर सकती है, खास तौर पर उन लोगों को जो कि इनकी जो नीतियाँ है ना, उनका ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, इनमें शासन में जो पॉजिटिव जो इनका योगदान है उसको भी एक तरह से बाधा उत्पन्न कर सकती है अगर कुछ गलत हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा संक्षेप करके यानी कि थोड़ा सा शॉर्टली समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर जितना कुछ डिस्कस किया नॉन स्टेट जो
एक्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो मिला जुला कर अगर हम लोग बोले तो इनका जो रोल होता है, गैर सरकार जो है इनका समकालीन में बहुआयामी जो भूमिका निभा, यानी ये काफी ज्यादा इनकी भूमिका होती है डिफरेंट क्षेत्र में। जैसे कि एक तरह से ये सर्विस अच्छा देते हैं, जैसे कि ये डिलीवरी सर्विस देते हैं, एडवोकेटिंग फॉर चैलेंजेस करते हैं, एक तरह से प्रमोटिंग भी करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर बात की। कुछ इशू होता है एड्रेसिंग के थ्रू या जो भी चीज़ है तो इसको ये कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल इनका बहुत अच्छा रोल है, ऐसे आप बोल सकते हैं। हाँ, कुछ इनकी लिमिटेशन है जो कि ये नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है कि एग्जामिन द रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर एंड टूल्स इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो सुशासन सुनिश्चित करने में जो भागीदारी होते हैं ना, उनकी संरचनाएं, जैसे कि स्ट्रक्चर और क्या टूल्स है और उन टूल्स की भूमिका का आपको परीक्षण करना है। ऐसे अब ये क्या है इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है या फिर ये जो टूल्स बनाए गए हैं, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग आप बोल सकते हो या ब्रिज है, जो कि एक तरह से सिटीजन जो होते हैं ना, जो देश के नागरिक होते हैं या फिर जो गवर्नेंस यानी कि सरकार है, तो इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन या फिर एक ब्रिज बनाने का काम करती है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब ये कैसे है, ये कैसे काम करती है, वो एक एक करके हम नीचे समझते हैं, या फिर इनके टूल्स की क्या भूमिका वो भी हम समझते हैं। तो पहला जो इनका टूल्स या फिर स्ट्रक्चर है वो है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी कि सूचित निर्णय लेना या फिर उसको बनाने का एक तरीका, उसको अपने अंदर एडॉप्ट करना। यानी कि सिंपली जो सिटीजन है या फिर इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उनके सही निर्णय को कैसे वो ले सकते हैं, कैसे वो नॉलेज के थ्रू खुद को और इम्प्रूव करके एक अच्छा डिसीजन मेक बना सकते हैं, अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों का वो एक्सपीरियंस या फिर उनको नॉलेज दिलाते हैं और एक तरह से ऐसी पॉलिसी को वो लाते हैं कि वो और अच्छे से अच्छे सुझाव दे और एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। अगला जो इनका स्ट्रक्चर या टूल्स है वो है हमारा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता में वृद्धि आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो टूल्स है ना, वो एक से ऑनलाइन पोर्टल्स जो बजट है उसके इंफॉर्मेशन को अच्छे से पब्लिक के सामने या फिर देश के जो सिटीजन है उनके सामने प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले रही है वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं और प्रोवाइड करते हैं लोगों को, आम जनता को। और एक तरह से जो लीडरशिप है उसका जो ट्रस्ट है वो लोगों के अंदर है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगला जो इनका रोल या फिर इनका जो टूल्स ये यूज़ करते हैं वो है इनहेंस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बढ़ती हुई जवाबदेही। तो ये है, इसको मैं आपको सिंपल पहले समझा दूँ तो मान लीजिए जो सरकार जो एक तरह से खर्चे करती है, उनका जो बजट होता है ना, तो वो कितना कहाँ पर खर्चा कर रही है और किस पर्पज़ से कर रही है, इन सभी चीज़ों को वो सिटीज़न के सामने लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं। और ये सारी चीज़ें वो क्या डिसीज़न ले रहे हैं ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और ये सारी चीज़ें वो बताती है। और एक तरह से जो लोग हैं उनके खर्चे कहाँ पर कितने लग रहे हैं, उनको बंद किया जाए या बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों पे ये काम भी करते हैं। अगला जो टूल्स है जो कि यूज़ किया जाता है वो है स्ट्रॉन्गर सोशल कोहेजन, यानी कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि मजबूत सामाजिक सामंजस्य। यानी कि मान लीजिए ये जो है अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट को बना रही है जो कि स्पेशली एक कम्युनिटी के लिए है, यानी कि एक समाज को अच्छे से बनाने के लिए है, जैसे कि उनके इशू हो गए, उनके प्रॉब्लम्स हो गए, तो उन सभी चीज़ों की तो इन सभी मुद्दों पे जब ये ध्यान देते हैं तो इनका एक रिलेशन अच्छा बनाते हैं गवर्नेंस से और एक तरह से जो लोकल पीपल है, तो ये एक अच्छा चीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों से अच्छा कनेक्शन के लिए। तो ये सब तो इनके टूल्स रहे, बट हम आगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है उसी सभी चीज़ों को, ऐसे टूल्स है और इनकी भी कुछ शर्तें होती है काम करने की, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक तरह से क्लियर कम्युनिकेशन होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है इनके लिए भी ज़रूरत होती है, इनके लिए भी ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और बाकी मेन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर है, तो इस
इसमें आपको करना है कि मेक एन अप्रिशियल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में पंचायत राज जो संस्थाएं हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनका मूल्यांकन आपको करना है। तो फर्स्ट मैं आपको समझा दूं कि पंचायत राज होता क्या है और फिर हम इसके वीकनेस और स्ट्रेंथ का मूल्यांकन करेंगे आगे। तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊं तो पंचायती राज का मतलब होता है कि पंचायतों द्वारा गांव में, आपने पहले देखा होगा कि हर गांव में पंचायत बैठती थी, यानी कि सिंपल अगर हम लोग बात करें तो ये जो है पंचायतों द्वारा गांव में शासन किया जाता है और गांव का पूर्ण निर्माण हो सके। अगर कोई खराब चीज है तो उसको सही से मैनेज किया जा सके गाँव तक, बस ये गाँव तक ही सीमित होती है। अब इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पंचायत राज तो मैंने इसका डेफिनेशन आपको शॉर्टली समझा दिया, पर ये जो है जैसे यहाँ पर दिया गया है अ बीकन विद द शैडो, यानी कि एक तरह से प्रकाश की छाया के रूप में यह काम करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। पूरा प्रकाश नहीं है, पर यह प्रकाश का बस छोटा सा भाग है जो कि गाँव में लोग इसी के सहारे रहते हैं और इसी पर लोग विश्वास भी करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PRIS, जैसे कि यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब इसके कुछ हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेते हैं कि इनका क्या काम होता है और ये क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट हम इसके स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं। तो पहला जो पंचायत राज का जो स्ट्रेंथ होता है वो है एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जिसको यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है स्पेशली गांव इलाकों में तो होता ही है, पर इसमें एक तरह से लोगों को आज़ादी होती है अपनी बात को रखने का, और एक तरह से जो कम्युनिटी है उनको अधिकार होता है कि वो पंचायत चुन सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो गांव इलाकों में काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर एक तरह से हमें आज़ादी होती है अपनी बातों को कहने की, और हम अपना सरपंच भी चुन सकते हैं। तो ये एक तरह से इसका स्ट्रेंथ होता है। अगला जो इनका स्ट्रेंथ दिया गया है वो है हमारा फोकस ऑन ग्रास रूट्स नीड्स, यानी कि जो भूमि के जो ग्रासेस है, यानी कि पेड़ पौधे है या फिर छोटे जो दूब है ना, उन पे इनका फोकस होता है और उसको ये काफ़ी डेवलप करते हैं। यानी कि गांवी इलाका में अगर आप देखेंगे तो पंचायत का काम होता है कि अगर पानी से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर एक तरह से रहने के लिए सब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है गांव में, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना। और ग्रामीण जो इलाके हैं जहाँ पर पानी या फिर जो अगला जो इसका स्ट्रेंथ है वो है हमारा सोशल इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक जो चीज़ें हैं, स्पेशली वुमेन से लेकर या फिर मेन हो गए जो भी है, तो औरतों की जो समस्या है या फिर इस कमेटी में जो भी लोग पीछे हैं उनकी आवाज़ों को भी सुनना और उस पर काम लेना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एक सोशल जस्टिस बनाना, ये भी इसका एक बेनिफिट या फिर स्ट्रेंथ लोगों को मिलती है। अब पंचायत राज के फील्ड में जो वीकनेस है उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी वीकनेस है वो है इनकम्प्लीट, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसे भी गांव है जहां के पंचायत के जो सिस्टम है वो अलग अलग स्टेट में अलग है, बिकॉज उनको कुछ लिमिटेशन पावर दी गई है और एक तरह से ये जो बांटा गया है वो एक तरह से कास्ट या जेंडर या फिर कुछ ऐसे केसेस जो है जो कि वो सब चीज़ हैंडल नहीं करते हैं, तो उनको कुछ लिमिटेशन पावर दी गई है जिसके चलते वो फुल्ली जो है वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये इनकी वीकनेस है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला जो इनका वीकनेस दिया गया है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि एक तरह से समझ सकते हो पैसाओं की समस्या। कुछ ऐसे राज्य के इलाके हैं जहां पर पंचायती जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर वो कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हैं तो उनके पैसे की कमी होती है, उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं जिसके चलते वो कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो समटाइम ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं और इसके चलते उस गाँव के जो लोग है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये भी एक इनके वीकनेस का पॉइंट है। अगला जो इनका वीकनेस पॉइंट दिया गया है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि समटाइम क्या होता है ना, इसको मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ। तो समटाइम क्या होता है ना, किसी इलाके में ऐसी पंचायत में लोगों को चुन लिया जाता है जिनके पास ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होती है किस तरह से कम्युनिटी को बनाया जाए, क्या क्या डेवलपमेंट की जाए, तो वो सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक तरह से वो नॉलेज को प्रोवाइड नहीं करते हैं, सही से वो एक तरह से इलेक्शन नहीं हो पाते हैं या जो भी चुनाव है जो गाँव इलाके में है, तो उसके चलते ये पुअर जो है एक तरह से नियम बना देते हैं और एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं या फिर उस इलाके को सुधार नहीं पाते हैं। तो ये भी एक तरह से वीकनेस पॉइंट है अगर आप सही पंचायत नहीं चुनते हैं तो।
तो हम लोगों ने इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे तो बात कर ली, पर नीचे में कुछ और पॉइंट है जिसको मैं शॉर्टली आपको समझा दे रही हूँ। तो हम लोगों ने इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे तो बात कर ली, पर नीचे में कुछ और पॉइंट है जिसको मैं शॉर्टली आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ और पॉइंट, द रोड अहेड, यानी कि सिंपली अगर हम लोग बात करें तो आगे की ओर। तो देखिए कितना भी है पंचायत अगर राज्य है तो गाँव में बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हर चीज़ हम सरकार तक नहीं पहुँचा सकते हैं, कुछ वहाँ पर टेक्निकल इशू होते हैं, तो वहाँ पर ये पंचायत राज जो है एक तरह से मिला जुला कर अच्छा काम करती है। ये भी चीज़ें जो है एक तरह से गांव के इशू को सॉल्व करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का ट्रस्ट भी इन पे रहता है, और देखा जाए तो ये एक इंजन के रूप में गांव में जो है डेवलपमेंट कर रही है। तो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच सकती है, तो यहाँ पर जो है पंचायत ही इनके लिए सब कुछ है, और कोई गलत होता है, कुछ इशू होती है, तो ये अपनी बातों को पंचायत में ही लेकर जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का थ्योरी क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आपको लिखना है। तो सिंपली इसके आंसर को शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपल थोड़ा सा चीज बताऊंगी। डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो विकास क्या है? विकास हर क्षेत्र में होता है, हमारी बॉडी में होता है, हमारे काम में होता है, हमारी सोसाइटी में होता है, हर जगह होता है। तो सिंपल सा जो है, छोटे से जब बड़े हम एक तरह से होते हैं, यानी कि कोई छोटी सी चीज को आप अच्छा बनाते हो, उसमें विकास करते हो, तो सिंपली ये मैं अपना बता रही हूँ, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि भी किसी भी चीज को एक तरह से छोटे से बड़ा करना, इट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट। बट इसको हम डिफरेंट तरीके से भी समझ सकते हैं, अलग अलग थ्योरी के थ्रू। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा सा जटिल है, जिसको हम लोग डिफरेंट यहाँ पर थ्योरी के थ्रू एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो फर्स्ट हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट है क्या, इस आंसर के थ्रू। तो सिंपल में देखिए, डेवलपमेंट जो है सिर्फ विकास या फिर आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है, ये हर फील्ड में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये कैसे है, ये हम एक फैक्ट के थ्रू समझते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें, जो कि है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिविटी, यानी आर्थिक चीज़ों में समृद्धि या फिर विकास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम को डेवलप करें। अगर आप कम कमाते हैं तो आपको ज़्यादा इनकम पे फोकस करना है, अपने परिवार में खुशहाली लानी है, यानी कि फैमिली में मेंबर ज़्यादा है तो हर किसी को अपने इनकम को डेवलप करने के बारे में सोचना है, और साथ में आपको अपनी गरीबी को कम करना है, अपने इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस है उसको कम करना है, और एक तरह से इकोनॉमिक क्षेत्र में यानी कि आर्थिक रूप से आपको मजबूत और डेवलप होना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं वो है सोशल प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक रूप से आपका विकास हो। तो आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर है, तो ये सब चीज़ों में भी विकास करना डेवलपमेंट कहलाता है। अगला जो है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर आप समाज में रहते हैं तो आपको इसमें भी विकास करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, डिसीजन मेकिंग आपको बनना है, यानी कि एक परफेक्ट निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी आपको बनना है, जिसके चलते आप समाज में लोगों से नजरें और एक तरह से कदम मिला के आप आगे बढ़ सके, आप चीज़ों में भाग ले। तो पब्लिक जो भी चीज़ें हैं उसमें आप डेवलप करें। तो एक तरह से हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिफरेंट टाइप के क्षेत्रों में प्रोग्रेस करना है, यानी कि विकास करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ें जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट कहलाती है। एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको समझा दूँ, जो कि है इन्वायरमेंटल, यानी कि पर्यावरण से संबंधित भी आपको विकास करना है। यानी कि मान लीजिए अभी जो हम लोग पर्यावरणीय जो नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टेक्निक का हम यूज़ करें जिसको हम इजी वे में जो है नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो, और फ्यूचर में भी जो है हम इजीली चीज़ों का यूज़ कर सके बिना किसी नुकसान के। तो ये सब चीज़ों में अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप रियली में विकास कर रहे हैं। तो विकास सिर्फ एक फील्ड में नहीं होता है, ये डिफरेंट टाइप के ऑल फील्ड में होते हैं, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में,
आपके कैरियर में, आपके इन्वायरमेंट में, हर फील्ड में होते हैं। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थ्योरी पे, यानी कि इसके सिद्धांत भी हम कुछ कुछ जान लेते हैं जो कि विकास के दिए गए हैं। तो पहला जो थ्योरी यहाँ पर दिया गया है वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी कि आधुनिकता पे एक तरह से जोर देना या फिर उसकी गहराई को समझना, जो कि 1950 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था। अब इस थ्योरी में जो है, जो लोग हैं, जो एक तरह से पिछड़े हुए लोग हैं, वो एक तरह से आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी को अपनाए, जिससे उनका विकास तो काफ़ी हुआ, पर एक तरह से लोगों ने इसकी आलोचना भी की। आलोचना इसलिए की बिकॉज उन्होंने एक तरह से ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जो नई तो थी, पर साथ में हम अपने कल्चर को या फिर हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसको हम लोगों ने इग्नोर किया या फिर उसको हम भूलने लगे। तो ये एक तरह से विकास तो हुआ, पर साथ में ये हमारे कल्चर को थोड़ा सा डाउन भी कर दिया। तो ये थ्योरी जो है 1950 में प्रेजेंट की गई थी। अगला जो थ्योरी दिया गया है वो है 1970 में दिया गया है इस थ्योरी को, जो कि बेसिक नीड्स अप्रोच, यानी कि हमारी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम सबसे पहले फोकस करें और उसको डेवलप करें। स्पेशली जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमंस की, जैसे कि खाना, रहना, हेल्थ केयर हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हम एक तरह से इसमें प्रोग्रेस करें। पर साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखें कि फ्यूचर में भी हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कर सके। तो इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ों का व्यवस्था करना जो कि फ्यूचर तक चले। तो इसमें हम बेसिक नीड्स की बात करेंगे, जो कि 1970 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था। अगली जो थ्योरी दी गई है वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि 1980 में इसको एक तरह से बनाया गया, जो कि 1980 में इसको पेश किया गया था। अब ये जो थ्योरी है इसमें स्पेशली बताया गया है कि ह्यूमन की नीड्स की तो बात हो गई, पर साथ में उनके कुछ बेसिक अधिकार है जिन पे उन्हें काम करना चाहिए, कुछ मानविक अधिकार है या फिर उनका भी कुछ पर्सपेक्टिव है, उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर उनके फ्रीडम की चीज़ें इसमें शामिल है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब नीचे में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिससे इस आंसर को हम लोग और अच्छा बना सकते हैं, जो कि है कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट, यानी कि ये सब कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया और जान लिया, पर इसमें भी कुछ डिबेट हमेशा चलते रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो वो कौन कौन से डिबेट्स है वो भी हम एक एक करके थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि लोग जो है वो बहस करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे, यानी कि स्थिरता पे, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, बट मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली समझा रही हूँ, जो कि है हमारा बैलेंसिंग। और ये जो बैलेंस है हमारे ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को लेकर है कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी प्रकृति और साथ में हमारा जो बैलेंस है, यानी कि ह्यूमंस का जो बैलेंस है वो भी सही से हो। इस पे भी लोग जो है एक तरह से काम कर रहे हैं कि ये स्थिरता बनी रहे। अगला जो लोग बहस करते हैं वो है इक्विटी एंड द इंक्लूजन, यानी कि समानता जो चीज़ें हैं, यानी कि समानता चीज़ों पर भी लोग एक तरह से बहस करते हैं, यानी कि ऐसे विकास हो तो हर क्षेत्र में तो हो, पर साथ में जो पिछड़े हुए लोग हैं ना उनका भी विकास हो, उनको भी बेनिफिट मिले सोसाइटी के थ्रू, वो भी लाइफ में आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। तो इस पे भी लोग बहस कर रहे हैं, तो इस पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा बहस करते हैं। और एक और बहुत ही फेमस डिबेट जो कि अभी के टाइम में लोगों से कर रहे हैं, जो कि है द रोल ऑफ कल्चर। देखिए अभी के टाइम में ये एक तरह से ज़रूरी भी है, बट लोग इसको बहुत ज़्यादा लंबा इशू बना दे रहे हैं, जो कि कल्चर को लेकर है। तो डिफरेंट टाइप के अभी कल्चर का लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये भी है कि हम डेवलपमेंट तो करें, पर हम अपने कल्चर को लेकर भी साथ में आगे बढ़े। लोगों को अक्सर एक दूसरे से लड़ाई करा देता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कल्चर ज़रूरी है, बट एक तरह से इसको हम विकास करें, है ना, विकास के थ्रू ले जाए, ना कि इसको हम डिस्ट्रॉय करें या फिर इसका हम अपमान करें। तो ये चीज़ें जो है ये भी एक डिबेट बन जाती है। तो डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट बहुत तरीके से होते हैं। अब हम आगे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि कुछ यहाँ पर मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं, और इस तरह के फॉर्मेट भी आपके एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। यानी कि कुछ टॉपिक पे आपको नोट्स लिखने हैं, जैसे कि 200 शब्दों में। तो इनमें से मैंने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि गवर्नेंस इंडिकेटर क्या होता है। अब हम आंसर के थ्रू आपको समझा देते हैं। तो सबसे
सबसे पहले इसकी मीनिंग हम जान लेते हैं कि गवर्नेंस इंडिकेटर होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं शासन संकेत। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर दो डेफिनेशन ली हूँ गवर्नेंस इंडिकेटर का, जिसमें से एक जो है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि गवर्नेंस इंडिकेटर आर लाइक रिपोर्ट कार्ड फॉर अ कंट्री लीडरशिप, यानी कि गवर्नेंस इंडिकेटर जो होते हैं वो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड की तरह होते हैं हर कंट्री में, एक तरह से लीडरशिप के रूप में। और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं, जो कि है कि गवर्नेंस जो इंडिकेटर होते हैं वो एक तरह से हर कंट्री में होते हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडिकेटर जो होते हैं किसी भी देश में शासन की स्थिति को एक या अधिक पहलुओं में मापते हैं और उसको एक तरह से अच्छे डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये संकेत आमतौर पर शासन के विशिष्ट कुछ एरियाज होते हैं जिन पे इनका काम होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं चुनावी प्रणाली है, मानव यानी कि ह्यूमंस राइट के लिए कुछ करते हैं और एक तरह से ये जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी करते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये इनके कुछ स्पेसिफिक रोल है या फिर कुछ एरिया है जिसमें ये काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है एक तरह ये जो गवर्नमेंट इंडिकेटर इसके 6 मेन डायमेंशन है जो कि यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। तो ये इसके मेन 6 जो है इसके डायमेंशन है। अब इनमें से मैंने कुछ को लिया है जिसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो दिया गया है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर वायलेंस, यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक जो स्थिरता है या फिर एक तरह से जो हिंसा का जो माहौल है, इससे भी ये जो गवर्नमेंट जो इंडिकेटर है वो कंट्रोल करता है और इस पे ध्यान देता है और इन सभी चीज़ों को रोकने का, पीसफुल रहने के लिए एक तरह से प्रेरित कर दे। अगला जो डायमेंशन दिया गया है वो है हमारा गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, यानी कि आपकी जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, उसके क्या रूल्स है और वो रूल्स कितने अच्छे हैं पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए एक तरह से बेनिफिट है या नहीं। इन सभी एरिया पर ये एक तरह से फोकस करते हैं और इसे चेंज करने का ट्राई करते हैं। अगला जो डायमेंशन दिया गया है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून व्यवस्था, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऐसे रूल रेगुलेशन को लाएगी जो कि सभी सिटीजन के लिए एक तरह से बराबर हो, नियम कानून एक हो और ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज़्यादा हो, और इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर इनका ध्यान देने का काम होता है। अगला जो इसका डायमेंशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कंट्रोल ऑफ करप्शन, यानी कि सत्ता के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए या फिर अपने प्रॉफिट के लिए जो करप्शन हो रही है, जो धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ, उसे रोकती है, उस पर निगरानी रखती है और लोगों के लिए बेनिफिट साबित करती है।